हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट का में एक टॉपिक है ओम का नियम। तो ओम का नियम और ओम के नियम के लिए एक व्यंजक देखेंगे आज हम लोग। तो ओम का नियम क्या है, देखिए। ओम का नियम, ओम नामक एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1828 में विद्युत धारा व विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया जो निम्नानुसार है। तो ओम नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा था, जिससे देखिए ये एक चालक है, मान लीजिए, ठीक। ये एक चालक है, चालक में प्लस क्यू आवेश प्रवाहित थे। जब इस चालक का संबंध किसी सेल से कर देते हैं, सेल मतलब बैटरी, ठीक, किसी बैटरी से कर देते हैं, तो यहाँ बैटरी का जो बड़ा सिरा होता है वो प्लस आवेश होता है, छोटा सिरा जो होता है वो माइनस आवेश होता है, ठीक। तो विद्युत धारा की दिशा सदैव प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक। तो ये हो गया विद्युत धारा की दिशा। तो देखिए, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक, तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। मतलब चालक के दो सिरों के विभवों के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। तो इसमें विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसी विभवांतर को ओम ने बताया था, ओम नामक साइंटिस्ट ने, कि विद्युत धारा व विभवांतर के बीच एक संबंध होता है जो निम्नानुसार है। इनके अनुसार है, यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यांत्रिकी आदि में परिवर्तन न हो, यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, यांत्रिकी आदि में परिवर्तन न हो, तो उसके चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो इस नियम को मैं आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आप समझ सकते हैं, समझाऊंगा अभी, ठीक। ये थ्योरी रूप है। इसका न्यूमेरिकल रूप क्या है, यदि किसी चालक के, जैसे देखिए ये कोई चालक है, ठीक ना, ये कोई चालक पदार्थ है, चालक। इसके सिरे को, दोनों सिरों को जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र में चालक में प्लस क्यू आवेश प्रवाहित है, तो इसी क्यू आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक। तो यदि किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी हो तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो, तो ओम के नियमानुसार, ओम का जो नियम है इसके नियमानुसार होता है भी समानुपाती आई। इसका अर्थ है, भी क्या है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, आई क्या है, उसमें बहने वाली धारा। तो यही है ओम का नियम। तो इसी से आप पूरे ओम के नियम को बता सकते हो कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, और ये नियम तभी लागू होता है जब पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन न हो। तो देखो, इसी से बोल सकते हैं भी है चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, आई है विद्युत धारा। तो बोल सकते हो किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है।
इसका अर्थ है ज्यों ज्यों विभवांतर बढ़ेगा त्यों त्यों धारा का मान बढ़ेगा, ठीक ना। ज्यों ज्यों विभवांतर घटेगा धारा का मान भी घटेगा। इसको और अलग रूप में लिखते हैं। भी जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है आर, ठीक। आर बराबर स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए जब आई को इधर पक्षांतर कर देंगे तो भी बाई आई बराबर होता है आर। ये आर क्या है? नियतांक। तो ये ओम का नियम है, भी बाई आई बराबर आर बराबर नियतांक। तो आर क्या है यहाँ? प्रतिरोध, ठीक। आर क्या है? प्रतिरोध। तो यहाँ से आप प्रतिरोध की परिभाषा भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी व उसके मध्य बहने वाली धारा आई के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक। तो आर का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। एसआई मात्रक ओम है, ठीक। क्योंकि ओम नामक साइंटिस्ट के कारण प्रतिरोध के बारे में पता चला था, ठीक। अब हम देखेंगे कि भी आई ग्राफ, जब विभवांतर और आई के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ओम के नियमानुसार किस प्रकार ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक। तो आप चाहें तो इसको नोट में उतार सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पॉज करके। अब देखिए भी आई ग्राफ किस प्रकार प्राप्त होता है। ये देखिए, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर उसको लेते हैं जिसके सापेक्ष दूसरे को परिवर्तित करते हैं। तो जब हम विभवांतर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है? धारा। तो एक्स अक्ष पे भी लेते हैं, वाई अक्ष पे आई लेते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं भी आई ग्राफ। क्या बोलते हैं? भी आई ग्राफ। ये चित्र किसका है? विभवांतर व धारा में संबंध ओम के नियमानुसार, ठीक। तो देखिए जब विभवांतर का मान 2 होता है तो धारा का मान भी 2 होगा, इसका 4 होगा, इसका भी 4 होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती, ठीक। तो जब भी एक नियत मान के अनुसार दोनों का मान बदलता है तो उसके लिए ग्राफ कैसे प्राप्त होता है? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। जब ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होता है तो वो उसके समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट है तो यहाँ ये पॉइंट होगा, यहाँ दूसरा पॉइंट है तो यहाँ दूसरा पॉइंट होगा। तो ओम के नियमानुसार ये है कि भी आई ग्राफ एक सीधी रेखा में निकलता है। तो यही ओम का नियम है। अब ओम के नियम की कुछ शर्तें हैं। जैसे शुरू में आपको मैंने परिभाषा में बताया है कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यांत्रिकी, विकृति आदि में परिवर्तन न हो तो उसकी शर्तें क्या है? ओम के नियम की शर्तें। ओम के नियम की शर्तें क्या है?
पहला शर्त, चालक का ताप नियत हो। क्या हो? चालक का ताप नियत हो, तब ओम का नियम लागू होगा। दूसरा, चालक में विकृति न हो, चालक में विकृति न हो, विकृति न हो, तब ओम का नियम लागू होगा। ठीक, अब हम विकृति न हो, अब हम ओम के नियम का निगमन देखेंगे। क्या देखेंगे? ओम के नियम का निगमन। ठीक, तो ओम के नियम का निगमन किसके आधार पर देखेंगे? अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, मतलब ओम के नियम को हम सिद्ध करेंगे अनुगमन वेग के आधार पर। तो ओम का नियम सिद्ध कैसे होगा? जब भी आई बराबर कांस्टेंट आ जाएगा तो ओम के नियम का निगमन हो जाएगा, तो अनुगमन वेग के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है, तब अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करेंगे। ठीक, अनुगमन वेग, तो देखिए, मान लीजिए कोई धारावाही चालक है, ये कोई धारावाही चालक है, इसके सिरों के मध्य एक बैटरी जोड़ देते हैं, सिरों के मध्य एक बैटरी जोड़ देते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैटरी का प्लस सिरा है, माइनस सिरा। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है सदैव प्लस से माइनस की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है। देखिए, जैसे विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर गति करता है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा परस्पर विपरीत होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी? इधर होगी। इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसकी दिशा इधर होगी। ये क्या है? ये कोई चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये है चालक पृष्ठ का क्षेत्रफल। चालक पृष्ठ का क्षेत्रफल माना ये है, ये है। चालक की लंबाई L है, चालक की लंबाई L है। तो अनुगमन वेग क्या होता है? जैसे हम चालक के दोनों सिरों के मध्य बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी B से, तो विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होने लगता है प्लस से माइनस की ओर। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होता है, तो जब इधर से विद्युत क्षेत्र जाता है, ठीक, तो विद्युत क्षेत्र के प्रवाहित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की गति में, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक, उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति में सूक्ष्म वेग से इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। विद्युत धारा के विपरीत दिशा में सूक्ष्म गति से इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। तो इस सूक्ष्म गति को ही बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इसको बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो अपना टॉपिक अभी अनुगमन वेग नहीं है, अपने को ओम के नियम का निगमन करना है, तो मैं आपको केवल बता रहा हूं कि अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं अनुगमन वेग। अब हम इसकी सहायता से ओम के नियम का निगमन करेंगे। ये चित्र है ओम के नियम का निगमन करने के लिए। ठीक, ओम के नियम का, ओम के नियम का निगमन। तो देखिए, सबसे पहले हम व्यंजक में जो चित्र बनाए हैं उसके बारे में लिखेंगे। आपको रटना नहीं है, केवल चित्र में जो हम लिखे हैं उसी को लिखते जाना है। सबसे पहले हमने क्या देखा? माना कोई मतलब माना किसी चालक की लंबाई L है, माना किसी चालक की लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक, चालक के दोनों तथा चालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो इसको लिखता हूं, उसके बाद बताता हूं। माना चालक की लंबाई
माना चालक की लंबाई L है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो देखिए, इसको आपको रटना नहीं है, जो चित्र बनाया है उसी में का बोला गया है। देखिए, चालक की लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक, अब यदि क्या किए हैं, चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न किए हैं। ठीक, मतलब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो दोनों सिरों के विभवों में अंतर होता है, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। तो अब यदि चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर भी उत्पन्न हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, विभवांतर भी उत्पन्न होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग को VD से दर्शाते हैं। VD से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग VD से गति करते हैं। ठीक, तो देखिए, यहाँ तक जो लिखाया हुआ है पूरे चित्र का है। यदि चाक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर भी उत्पन्न किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं अनुगमन वेग VD से। ठीक, अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं। तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NEAVD। ये धारा और अनुगमन वेग में जब हम संबंध देखेंगे तब ये सूत्र निकल कर आता है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो मैं आपको अगले पार्ट में इस वीडियो को बनाकर अपलोड करूंगा, लगभग धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो ये सूत्र आएगा। ठीक, ये होता है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो चालक में प्रवाहित धारा आएगा I = NEAVD। ठीक, इसको हम मान लिए पहला समीकरण। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का या पीयूष करके नोट कर सकते हैं कॉपी में। ठीक, पहला समीकरण। अब आगे तो देखिए, चालक में प्रवाहित धारा पहला समीकरण ले चुके हैं। अब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल। देखिए, गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में। ठीक ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं तो उस पर कुछ बल लगता है। वो बल होता है विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा के गुणनफल के बराबर। ठीक, वो बल होता है विद्युत आवेश व विद्युत ऊर्जा में गुणनफल के बराबर। अब हमने चैप्टर 1 में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में विभवांतर के बीच एक फार्मूला देखा था। क्या देखा था? V होता है V E.D। मतलब विस्थापन होता है। यहाँ चालक की लंबाई क्या है? L। ठीक, तो V बराबर होगा E.L। तो E का मान
यहाँ से निकाल लेंगे तो ई का मान कितना आएगा, ई बराबर भी अपान एल। तो यहाँ मान रख देते हैं एफ का मान भी अपान एल। एफ इज इक्वल टू ई भी अपान एल। ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक। अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो ठीक, आप सभी जानते होंगे गति का दूसरा नियम F इज इक्वल टू एम है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण ठीक A इज इक्वल टू एफ अपान एम हो जाएगा। तो समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, एफ का मान रख देंगे ई भी अपान एम एल। समीकरण 2 से ठीक, समीकरण 2 से ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। देखिए ए का मान आ गया है, तीसरा समीकरण। ठीक, अब हम देखेंगे यदि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ठीक, यदि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग u है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत धन आयनों के टक्करों का कुल औसत समयांतराल टाउ हो तो गति के प्रथम नियम से ठीक, गति का प्रथम नियम क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक, तो यहाँ v के जगह क्या है, वेग vd है, अनुगमन वेग। ठीक, तो v के जगह vd आ जाएगा और प्रारंभिक वेग हमने क्या माना है, u। a का a त्वरण और t मतलब औसत समयांतराल को यहाँ हमने क्या माना है, टाउ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में समयांतराल को विश्रांति काल बोला जाता है जिसको टाउ से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये टाउ हो गया। तो vd इज इक्वल टू यू माइनस यू प्लस एटी ए टाउ। ठीक, तो हम जानते हैं कि प्रारंभ में वेग कितना होता है किसी भी चीज का, 0। तो प्रारंभिक वेग को क्या मान सकते हैं, 0। तो vd बराबर क्या हो जाएगा, ए टाउ। ठीक, vd बराबर हो जाएगा ए टाउ। यह हो गया चौथा समीकरण। ठीक, अब समीकरण 3 से ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 में ए का मान क्या है उसको समीकरण 4 में रख देते हैं। vd इज इक्वल टू ए ई भी मतलब ई भी बाई टाउ एम एल। ठीक, ई भी गुणा टाउ एम एल। ये हो जाएगा पांचवा समीकरण। अब हम देखते हैं समीकरण रेख में क्या देखते हैं। समीकरण रेख में क्या है, समीकरण रेख ये देखिए vd है। यहाँ vd का मान हम समीकरण 5 में क्या किए हैं, निकाले हैं। इस vd के मान को समीकरण रेख में रखने पर, समीकरण रेख क्या है देखिए, समीकरण रेख
आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ वी डी का मान समीकरण 5 से समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ वी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, ठीक, एन ई ए, उसके बाद क्या था वी डी, वी डी के जगह ई भी अपान एम एल टाउ, ई भी अपान एम एल टाउ। अब क्या आ जाएगा, ओम का नियम क्या है, देखिए ओम का नियम क्या है, भी अपान आई, क्या है भी अपान आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वही है भी अपान आई बराबर कॉन्स्टेंट, उसी को हमको निगमन करना है उसी का। तो भी को इधर कर देते हैं, आई अपान भी बराबर क्या हो जाएगा, एन ई 2 बार है तो एन ई स्क्वायर ए अपान एम एल टाउ। ठीक, अब ओम का नियम क्या है, भी अपान आई, ना कि आई अपान भी। तो इसको नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे ले जाएंगे तो इधर भी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। तो होगा भी अपान आई बराबर एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्या होगा, भी अपान ए बराबर एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक, ये देखिए भी बट्टा आई बराबर आ गया। ठीक, अब ओम के नियम के कुछ शर्त हैं। कौन सा शर्त है, यदि ताप नियत हो, क्या हो, यदि ताप नियत हो, देखिए यदि ताप नियत हो, यदि ताप नियत हो तो क्या हो जाएगा, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही निकला है यहाँ, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक, तो देखिए यहाँ एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये नियत रहता है। एल क्या है, चालक की लंबाई, ये भी नियत रहता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी नियत। ई स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी नियत होता है। अब ए क्या है, चालक का क्षेत्रफल, ये भी नियत। ठीक, ये है समयांतराल। तो यदि ताप नियत है तो ये भी क्या होगा, नियत होगा। तो ये पूरे मान क्या होंगे, नियतांक। क्या होंगे, नियतांक। इसी को बोल सकते हैं कांस्टेंट, बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक, तो हम वहां क्या लिख सकते हैं, भी अपान आई बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं, भी अपान आई बराबर कांस्टेंट। और ओम का नियम क्या है, यही है ओम का नियम। तो हमने क्या देखा इसमें, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, मतलब हमने यूज किया अनुगमन वेग का और उसके आधार पर ओम के नियम को सिद्ध किया। ठीक, तो चलिए इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, कैसे कैसे सिद्ध करना है। देखिए शुरू में क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। सबसे पहले हम चित्र को बनाएंगे, चित्र को समझेंगे। ठीक, चित्र को जैसे समझे उसके हिसाब से इसमें थ्योरी लिखना है कि माना एल लंबाई का कोई चालक है। ठीक, एल लंबाई का कोई चालक है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, इसके प्रत्येक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यदि चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर भी उत्पन्न किया जाए, ठीक, चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर भी उत्पन्न किया जाए, विद्युत क्षेत्र लगा के विभवांतर उत्पन्न करते हैं, तो विभवांतर भी उत्पन्न किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग vd से, क्या है, अनुगमन वेग vd, ठीक, अनुगमन वेग vd से गति करने लगते हैं। तो चालक में प्रवाहित धारा होता है, जो धारा अनुगमन वेग के सूत्र से निकलता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। देखो ये अपने को पता है, अब अपने को मतलब आगे जो भी करके निकालना है तो वीडी का फार्मूला निकालना है, वीडी का सूत्र। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, ये निकल गया। अब क्या करेंगे हम, बल चालक में, अब देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो गति करने में कुछ बल लगेगा। ठीक, तो उस बल को पहले ज्ञात करेंगे। तो बल बराबर होता है ई क्रॉस ई, मतलब ई इंटू ई। ठीक ना, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। तो ए, अब ई हमने सूत्र पढ़ा है कि विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा विस्थापन। ठीक, तो इससे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करके यहाँ रख देंगे, ई भी अपान एल, दूसरा समीकरण। ठीक, अब एफ ज्ञात हो गया। एफ हमने क्यों ज्ञात किया, त्वरण ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो त्वरण बराबर होगा
गति के द्वितीय समीकरण से F बराबर m है, तो A बराबर F बाई एम। ठीक, तो यहाँ F का मान हम क्या रखेंगे, E भी अपान L, तो A बराबर क्या आएगा, A बराबर आएगा A भी अपान ml। ठीक, अब यदि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यदि विद्युत क्षेत्र हम नहीं लगाए हैं, ठीक, उससे पहले इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग u है। ठीक, अब एक को हम निकाले हैं तो एक का कहीं यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, अनुगमन वेग के लिए। तो अनुगमन वेग के लिए क्या करेंगे, गति का पहला समीकरण लगाएंगे। गति का पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस टी, तो v वहां अनुगमन वेग हो जाएगा vt। ठीक, अब a का मान यहाँ से रख देंगे और t हो जाएगा वहां विश्रांति काल, जिसको टाउ से दर्शाते हैं। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग u है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत धनायनों के टक्करों का कुल औसत समय अंतराल कितना है, टाउ हो। तो गति के प्रथम नियम से vd इज इक्वल टू यू प्लस ए टाउ। ठीक, प्रारंभिक वेग किसी का भी 0 होता है तो u बराबर 0 रख देंगे, तो क्या निकलेगा, समीकरण vd इज इक्वल टू ए टाउ। अब vd का ये टाउ का मान जो a का मान है हम निकाले हैं पहले समीकरण 3 में, उस a का मान रख देंगे तो vd का मान निकल जाएगा। इस vd का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो i का मान निकलेगा। ठीक, उसी i के मान से हम vi ग्राफ निकालते हैं ओम के नियम में, v बाई आई बराबर कांस्टेंट होता है, तो v बट्टा आई बराबर ये सब मान आता है। ये मान यदि ताप नियत हो तो ये मान क्या हो जाते हैं, पूरे मान नियत, क्योंकि द्रव्यमान भी नियत होता है, लंबाई भी नियत होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी नियत, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी नियत, और चालक का क्षेत्रफल भी नियत होगा। ये ताप नियत है तो टाउ भी नियत होगा, मतलब समय अंतराल, औसत समय अंतराल जो है जिसको विश्रांति काल बोलते हैं वो भी नियत होगा। तो v बाई आई बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक। यही ओम का नियम है। तो यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आया होगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए। बोर्ड एग्जाम की आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो हम उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7747095135। इस नंबर पे आप चैट कर सकते हैं। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।